हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे डीएनए की संरचना के बारे में, जिसमें हमने जाना था कि डीएनए जो होता है वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी कि अनेक न्यूक्लियोटाइड जिसमें होते हैं। श्रृंखला क्या होती है? श्रृंखला यानी कि जिसमें 5 कार्बन अटैच्ड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं हमारे, वो होते हैं नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज शर्करा, फास्फेट समूह। नाइट्रोजन क्षार में हमारे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन व थाइमिन आते हैं, जिसमें एडेनिन ग्वानिन को प्यूरिन्स बोलते हैं और साइटोसिन व थाइमिन को पिरिमिडिन्स बोलते हैं। पेंटोज शर्करा में हमारे डीऑक्सी राइबो शर्करा आती है, क्योंकि हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो राइबो शर्करा हमारी डीएनए की संरचना में नहीं आएगी। ठीक। और फास्फेट समूह में हमारा PO4 यानी कि फास्फेट आता है। तो उसमें हमने संरचनाएं देखी थी, जिसमें क्या था कि जिसमें प्राइमरी कार्बन पर एडेनिन अटैच्ड था और फिफ्थ कार्बन पर क्या था, फास्फेट समूह अटैच्ड था। तो वो थी हमारी डीएनए की संरचना। कि फिर उसके बाद प्राइमरी कार्बन पर ग्वानिन अटैच था, फिर फिफ्थ कार्बन पर फॉस्फेट समूह अटैच था। थर्ड में जो थर्ड वाली संरचना थी, उसमें प्राइमरी कार्बन पर हमारा साइटोसिन प्रेजेंट था, फिफ्थ पर हमारा फॉस्फेट, एंड फोर्थ में जो प्राइमरी कार्बन था उस पर थायमिन अटैच था, एंड फिफ्थ पर फॉस्फेट। तो उसके बाद हमने देखा था कि जो थायमिन और एडेनिन होते हैं वो दोनों आपस में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं। ठीक। और उसके अपोजिट एडेनिन और थायमिन, ये जो दोनों होते हैं, यानी कि दोनों को अगर अपोजिट कर लो, थायमिन और एडेनिन, तो भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और एडेनिन टू थायमिन तो भी हाइड्रोजन बॉन्ड डबल होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और कोई सा भी नाइट्रोजन क्षार इनमें अटैच्ड नहीं हो सकता। उसके बाद जो साइटोसिन और ग्वानिन है, ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन ये भी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं। तो वो चीज़ हमने उसके डायग्राम देखे थे, यानी कि दोनों को हमने क्या देखा था, दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री भी हमने देखा था। कॉम्प्लीमेंट्री में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, इस तरीके से वो अटैच थे। तो अब देखते हैं वॉटसन एवं क्रिक का मॉडल, कि वॉटसन और क्रिक जो थे, उन्होंने जो डीएनए की संरचना दी थी, ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डीएनए वॉटसन और क्रिक का मॉडल ये पूछा जाता है आपका एग्जाम में, तो इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक। और काफ़ी डिटेल में मैं आपको बताऊंगी वॉटसन और क्रिक का मॉडल क्या था। तो ये तो हमें पता होता है कि डीएनए जो होता है वो द्विकुंडलित होता है, यानी कि द्विकुंडलित, एक ये कुंडली ये होती है, दूसरी कुंडली ये होती है। द्विकुंडलित होता है, श्रृंखला में होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स इसमें होते हैं अनेक सारे। ठीक है। तो ये है, ये जो डीएनए का ये वॉटसन और क्रिक का मॉडल था। वॉटसन और क्रिक के मॉडल में उन्होंने क्या दिया था, इस ये फॉस्फेट प्लस शुगर, ये जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स थे, इसमें जो फर्स्ट वाला न्यूक्लियोटाइड है ये बना हुआ है फॉस्फेट प्लस शुगर से। ये वाला न्यूक्लियोटाइड मतलब सारे ही जितना भी है ये फॉस्फेट प्लस शुगर, इसमें इस ये सारी चेन जो बनी हुई होती है फॉस्फेट प्लस शुगर की बनी हुई होती है। और जो बीच में जो होता है, इनके बीच में जो नाइट्रोजन क्षार होता है वो एडेनिन और थायमिन, साइटोसिन ग्वानिन, यानी कि एडेनिन और थायमिन डबल बॉन्ड, और साइटोसिन और ग्वानिन ये ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से ये अटैच्ड होते हैं। ऐसे ही हम देखेंगे लास्ट तक सब इसी तरीके से अटैच्ड है। यहाँ पे ग्वानिन साइटोसिन डबल बॉन्ड है, और थायमिन और एडेनिन में डबल बॉन्ड है। साइटोसिन ग्वानिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, एडेनिन और थायमिन में डबल बॉन्ड है। यहाँ पे भी इस तरीके से आप देख सकते हैं सारे मॉडल में कि जो एडेनिन और थायमिन है उनमें डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, और साइटोसिन और ग्वानिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक। तो ये जो डीएनए की संरचना वॉटसन एवं क्रिक ने दी थी, ठीक, उसकी जो व्यास बताई थी, व्यास यानी कि एक लंबाई उसकी, जो उन्होंने इस तरीके से जो लंबाई बताई थी उसके दोनों सिरों की, जो डीएनए के व्यास की जो लंबाई बताई थी वो बताई थी 20 एंगस्ट्रॉम, वॉटसन और क्रिक ने। और इस तरीके से एक पिच की लंबाई उन्होंने बताई थी 34 एंगस्ट्रॉम, जिसमें 34 एंगस्ट्रॉम में 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। यानी कि ये पूरे जितनी भी पूरी कुंडलियाँ हैं सबकी जो एक पिच की लंबाई बताई थी वो 34 एंगस्ट्रॉम बताई थी, जिसमें 34 एंगस्ट्रॉम में 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि जब पूरे ये 1 2 3 4 पूरे डीएनए की संरचना में, जो पूरे डीएनए की संरचना वो 34 एंगस्ट्रॉम से मिलकर बनी है, और 34 एंगस्ट्रॉम में 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो अगर एक संरचना, एक जो कुंडली है वो कितने एंगस्ट्रॉम में बनेगी, तो एक कुंडली होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम में। और जो डीएनए का जो व्यास होता है, डीएनए का व्यास ये क्षारों की दूरी के कारण होता है, यानी कि जो डिस्टेंस है बीच में, एक ये अटैच्ड नहीं है आपस में, ये जो बीच में जो दूरी है ये क्षारों की दूरी के कारण होता है, क्योंकि बीच में नाइट्रोजन क्षार इनमें अटैच्ड है। तो ये हो गया। अब ये जो होता है, इसका जो फर्स्ट वाला सिरा होता है उसको बोलते हैं 5 फ्री एंड, और ये जो सेकंड वाला होता है उसको बोलते हैं 3 फ्री एंड।
ये जो थ्री फ्री एंड होता है ये इस तरीके से यहाँ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि थ्री वाले में जो आएगा ये फाइव फ्री एंड आएगा और फाइव फ्री एंड में थ्री फ्री एंड आएगा। अब आप पूछेंगे कि फाइव फ्री एंड और थ्री फ्री एंड क्या होते हैं। ये तो फाइव फ्री एंड होते हैं, हम जो डीएनए की जब संरचना पढ़ रहे थे तो हम क्या देख रहे थे कि फास्फेट ग्रुप जो था वो फिफ्थ कार्बन पर अटैच था। तो ये जो होता है ये PO4 ये फास्फेट समूह है, और ये जो थ्री एंड है ये थ्री एंड क्या है, ये जो हम क्या देख रहे थे कि जब उनकी संरचनाएं बनती जा रही थी जो फास्फेट समूह था, जब हमने उसके न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला देखी थी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला मैंने डीएनए की आपको बताई थी, उसमें एक तो फिफ्थ पर तो फॉस्फेट समूह आपका अटैच था, और थर्ड पर आपका OH ग्रुप अटैच था। तो जो OH ग्रुप होता है वो थर्ड कार्बन, यानी कि ये जो श्रृंखला होती है ये OH ग्रुप की बनी हुई होती है, और ये वाली श्रृंखला जो होती है फॉस्फेट ग्रुप की बनी हुई होती है, इसलिए इसमें फाइव फ्री एंड और थ्री फ्री एंड लगाते हैं। ठीक, अब वॉटसन और क्रिक थे, उन्होंने क्या किया था, वॉटसन और क्रिक के अनुसार उन्होंने डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रम बताया था। डीएनए के एक पिच की लेंथ 34 एंगस्ट्रम होती है ये उन्होंने बताया, और एक पिच में 10 न्यूक्लियोटाइड आते हैं और एक न्यूक्लियोटाइड के पिच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रम होती है। एक सिरा होता है 5 to 3 एंड होगा, दूसरा सिरा 3 to 5 एंड होगा। ये बात मैंने आपको मॉडल में बता दी। डीएनए का जो बैकबोन होता है वो शुगर फॉस्फेट का बना होता है और नाइट्रोजन क्षार अंदर की तरफ होते हैं, यानी कि ये जो बॉन्ड है ये फॉस्फेट और शुगर फॉस्फेट के बने हुए होते हैं, और अंदर वाला सिरा जो होता है वो नाइट्रोजनी क्षार का बना हुआ होता है। अब आता है चार ग्राफ का नियम, कि चार ग्राफ कौन थे और चार ग्राफ का नियम क्या था। तो जो एरविन चार ग्राफ थे उन्होंने 1995 में डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजन क्षारों की मात्रा का अध्ययन किया, यानी कि डीएनए में उपस्थित जो नाइट्रोजन क्षार थे उनकी मात्रा का उन्होंने अध्ययन किया, और उन्होंने बताया कि जो डीएनए होता है इसमें प्यूरिन की मात्रा प्रीमिडीन की मात्रा के बराबर होती है, यानी कि जितने प्यूरिन उतने ही प्रीमिडीन। प्यूरिन यानी कि एडेनिन और ग्वानिन, और प्रीमिडीन यानी कि साइटोसिन और थायमिन। प्यूरिन, एडेनिन, ग्वानिन, प्रीमिडीन, साइटोसिन और थायमिन, यानी कि जितने एडेनिन की मात्रा उतनी ही थायमिन की मात्रा, और जितनी साइटोसिन की मात्रा उतनी ही ग्वानिन की मात्रा। ये मैंने शॉर्ट में इसलिए लिखे हैं कि आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ए एडेनिन होता है, टी थायमिन होता है, सी साइटोसिन होता है, और जी ग्वानिन होता है। यानी कि हम कह सकते हैं A+G=C+T। तो A+G/C+T=1। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी उस पर, कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि उसमें 16,000 न्यूक्लियोटाइड है। ठीक, तो 16,000 न्यूक्लियोटाइड हमें दिए हुए हैं। 16,000 न्यूक्लियोटाइड में हमें ये जानना है कि जो हमारा साइटोसिन है वो उसमें 6,000 है, हमारी साइटोसिन की मात्रा है न्यूक्लियोटाइड में वो 6,000 है। 16,000 न्यूक्लियोटाइड है एक, तो उसमें साइटोसिन की मात्रा 6,000 है, तो हमें एडेनिन, थायमिन और ग्वानिन की मात्रा निकालनी है। अब हमें पता होता है कि साइटोसिन की मात्रा ग्वानिन की मात्रा के बराबर होती है, तो साइटोसिन कितने हैं 6,000, और ग्वानिन कितने हैं हमारे, तो ग्वानिन की मात्रा भी 6,000 ही होगी, यानी कि ये दोनों हो गए आपस में 12,000, क्योंकि साइटोसिन ग्वानिन, साइटोसिन की मात्रा बराबर ग्वानिन की मात्रा, तो C+G 12,000 निकल के आ गया हमारा। अब आप 16,000 में से 12,000 माइनस कर दीजिए तो आपके 8,000 बचेंगे, यानी कि 16,000 न्यूक्लियोटाइड में से 12,000 C+G साइटोसिन और ग्वानिन को माइनस कर देंगे तो 8,000 आपके बचेंगे, 8,000 न्यूक्लियोटाइड। अब 8,000 न्यूक्लियोटाइड में से अब हमें पता है एडेनिन की मात्रा और थायमिन की मात्रा ये दोनों आपस में बराबर होती है, तो एडेनिन इनमें से हाफ हाफ कर लेंगे कि एडेनिन 4,000 हो गया, थायमिन हो गया 4,000, तो A+T एडेनिन प्लस थायमिन = 8,000। तो हमारा जो साइटोसिन है वो हमें बताया हुआ है 6,000, एडेनिन हमें निकाल लिया 4,000, थायमिन हमारा 4,000 हो गया और ग्वानिन हमारा 6,000 हो गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। आपके क्वेश्चन कई बार एग्जाम में इस तरीके से पूछे जाते हैं। अब आता है आपका डीएनए का विकृतीकरण व पुनः आकृतीकरण क्या होता है। तो डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए ये 2012 में यूपी बोर्ड में एग्जाम में पूछा गया है आपका क्वेश्चन, तो इसलिए मैं आपको इसको ध्यान से सुनिए क्योंकि क्वेश्चन कभी भी रिपीट हो सकता है। तो जो विकृतीकरण होता है, डीनेचुरेशन क्या होता है, जब डीएनए को गर्म करते हैं, गर्म करने पर उसके जो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं आपस में। डीएनए को गर्म करने पर उसके हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं और डीएनए के दोनों कुंडलन अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि डीएनए के कुंडलन ऐसे ऐसे होते हैं,
इस तरीके से डीएनए की कुंडलन होती है। दोनों आपस में जब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बीच में से टूट जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो इसे डीएनए का विकृतीकरण कहते हैं, यानी कि डीएनए को गर्म करने पर उसका विकृतीकरण हो जाता है। अब ये जो डीएनए हमने गर्म किया उसी को ठंडा करने पर हाइड्रोजन बॉन्ड दोबारा से जुड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं पुनः आकृतिकरण। यानी कि डीएनए को ठंडा करने पर टूटे हुए हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से जुड़ जाते हैं और दोनों कुंडलन आपस में जुड़ जाते हैं और इसे डीएनए का पुनः आकृतिकरण कहते हैं। तो विकृतीकरण हो गया, डीएनए को गर्म करने पर उसका विकृतीकरण हो जाता है क्योंकि इसके हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं। अब उसी गर्म डीएनए को ठंडा करने पर उसके हाइड्रोजन बॉन्ड दोबारा से जुड़ जाते हैं और उसके दोनों कुंडलन आपस में जुड़ जाते हैं और इसको बोलते हैं पुनः आकृतिकरण। अब आता है रेखाकार व वृत्ताकार डीएनए। और रेखाकार और वृत्ताकार डीएनए क्या होते हैं? डीएनए के दोनों छोर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं आपस में, यानी कि ये जो छोर होते हैं ये आपस में अटैच्ड होते हैं, डीएनए के दोनों छोर। और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं और ये यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। रेखाकार डीएनए जो होते हैं वो यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। अब आते हैं वृत्ताकार डीएनए। यानी कि जो वृत्ताकार डीएनए होते हैं वो डीएनए जिसके दोनों छोर स्वतंत्र नहीं होते, यानी कि आप इस तरीके से देख सकते हैं इसके दोनों छोर स्वतंत्र नहीं है, ये वृत्ताकार डीएनए है। जो वृत्ताकार डीएनए वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, रेखाकार प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं, रेखाकार यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं और वृत्ताकार पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया व लवकों में पाया जाता है। जो वृत्ताकार होता है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया व लवकों में भी पाया जाता है। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक कोडिंग व नॉन कोडिंग डीएनए। कोडिंग व नॉन कोडिंग डीएनए क्या होता है आपका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोडिंग व नॉन कोडिंग डीएनए, जो कोडिंग डीएनए होता है वो डीएनए का वह भाग जो आरएनए के निर्माण में भाग लेता है, इसे बोलते हैं एक्सॉन्स। कोडिंग होता है डीएनए का वह भाग जो आरएनए के निर्माण में भाग लेता है, इसको एक्सॉन्स बोलते हैं। यानी कि हमें पता होता है कि पहले आरएनए का निर्माण हुआ था, उसके बाद डीएनए का निर्माण हुआ था, लेकिन जो डीएनए होता है डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनता है, ये भी प्रोसेस हमें पता है। ठीक, अब नॉन कोडिंग डीएनए क्या होता है कि नॉन कोडिंग डीएनए वह होता है डीएनए का वह भाग जो आरएनए को बनाने में भाग नहीं लेता, नॉन कोडिंग भाग कहते हैं, या फिर इसको बोलते हैं एंट्रॉन्स। जो कोडिंग में भाग लेता है उसको बोलते हैं एक्सॉन्स, जो कोडिंग में भाग नहीं लेता उसको बोलते हैं एंट्रॉन्स। यानी कि इस तरीके से कुंडली बनी हुई है जिसमें एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन इस तरीके से आपस में मिलकर रहते हैं। लेकिन इंट्रॉन एक स्प्लिसिंग की एक फॉर्मेसी होती है, स्प्लिंग की एक क्रिया होती है, उसमें क्या होता है कि स्प्लिसिंग की क्रिया में जो एंट्रॉन होते हैं वो रिमूव्ड हो जाते हैं और जो एक्सॉन होते हैं वो एक सीरीज में आ जाते हैं। ये स्प्लिसिंग हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए मैंने बस आपको ऐसे ही बता दिया है कि जो इंट्रॉन होते हैं वो स्प्लिसिंग की क्रिया के द्वारा अलग हो जाते हैं, इस प्रोसेस के द्वारा अलग हो जाते हैं और एक्सॉन्स जो होते हैं वो आपस में एक सीरीज में आ जाते हैं। अब आते हैं यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक डीएनए में अंतर कि यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक डीएनए में अंतर क्या है। जो यूकैरियोटिक डीएनए होते हैं, यूकैरियोटिक डीएनए जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक डीएनए क्या होता है, प्रोकैरियोटिक डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो नहीं पाया जाता। हिस्टोन प्रोटीन के बारे में आप जानते होंगे क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन गुणसूत्र में पाया जाता है। जो गुणसूत्र होते हैं डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, उसको मैं डिटेल में आपको बता दूंगी कि कैसे हिस्टोन प्रोटीन डीएनए गुणसूत्र में बनता है, डीएनए किस तरीके से हिस्टोन प्रोटीन में मिलता है। ठीक, जो डीएनए जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है उसमें केंद्रक व माइटोकॉन्ड्रिया व लवक में होता है और जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है वो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो ये मैंने यहाँ पे एक गुणसूत्र की एक संरचना बनाई हुई है। तो गुणसूत्र की जो संरचना होती है वो इस तरीके से होती है और इस तरीके से अगर आपको उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो उस तरीके से इसमें डीएनए अटैच्ड रहता है। तो जब डीएनए जो ये अटैच्ड रहता है, मैंने आपको बात करी थी कि डीएनए जब मैं आपको पढ़ा रही थी शायद, तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन जो था, हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो 4 टाइप्स का होता है, H2A, H2B, H3 और H4। इसमें 4 अणु पाए जाते हैं। तो जो डीएनए गुणसूत्र में अटैच्ड होता है उसमें इन अणुओं की 8 श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, यानी कि H2A, H2A, H2B, H2B, H3, H3, H4, H4। तो ये जो अणु होते हैं इनको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर और इस पूरे 8 अणुओं के प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। तो ये जो डीएनए होते हैं वो इस तरीके से इसमें कुंडली में अटैच्ड रहते हैं, इस तरीके से उसकी जगह जगह इसमें लगे रहते हैं डीएनए के अंदर।
यानी कि 8 अणु इसमें अटैच रहते हैं और 8 अणु में डीएनए इस तरीके से चिपका रहता है इनमें। तो यानी कि जब हिस्टोन प्रोटीन के 8 अणु को डीएनए इस तरीके से जकड़े रहता है तो वह न्यूक्लियोसोम कहलाता है, और हिस्टोन के इन 8 अणुओं को हिस्टोन ऑक्टोमर कहते हैं। अब बात करते हैं डीएनए व आरएनए में अंतर की, कि डीएनए व आरएनए में अंतर क्या है। तो जो डीएनए है, ये हमें बात कर ही चुके हैं कि डीएनए जो होता है वो डीऑक्सी राइबो शर्करा से मिलकर बना हुआ होता है, आरएनए हमारा राइबो शर्करा से मिलकर बना हुआ होता है। डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन व थाइमिन पाए जाते हैं, लेकिन आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता, उसकी जगह यूरेसिल पाया जाता है। जो डीएनए है वो केंद्रक में माइटोकॉन्ड्रिया व लवकों में पाया जाता है, और आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। यानी कि जो आनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए है हमारा, लेकिन आनुवांशिक पदार्थ हमारा आरएनए भी है, लेकिन आरएनए जो वो कोशिका द्रव्यों में पाया जाता है, कुछ विषाणुओं में पाया जाता है बस। जो डीएनए होता है वो जितने भी सजीव होते हैं उन सभी में डीएनए ही पाया जाता है, क्योंकि डीएनए जो होता है वो क्या करता है, वो माता पिता के जो लक्षण होते हैं उनको उनकी संतान तक ले जाने का कार्य करता है। इसीलिए डीएनए जो होता है, डीएनए के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन आरएनए के बारे में भी उतना ही डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि आरएनए से ही डीएनए का निर्माण होता है। जो आरएनए होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा डीएनए का निर्माण करता है। फिर डीएनए जो होता है वो मैसेंजर आरएनए को अपनी सूचनाएं भेजता है कि और मैसेंजर आरएनए क्या करता है, वो कोशिकाओं जो द्रव्य होता है उसमें उनको अपनी सूचनाओं को भेजता है, और कोशिका द्रव्य क्या करते हैं, आपस में मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, जो किसी भी इंसान को बॉडी में जो संरचनाएं होती हैं उनको बनाने में उनको हेल्प मिलती है। तो ये हो गया आपका आज के टॉपिक के बारे में। ठीक, बाकी जो टॉपिक्स बचे हुए हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।